बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बीएस में दाखिला ले चुके हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होने जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ऐसे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद या ऐसे किसी अदारे में जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एफिलिएटेड है तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। ये चंद मिनट आपको पूरे 8 सेमेस्टर के दौरान किसी न किसी स्टेज पर हेल्प करते रहेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि आप इस बीएस सेमेस्टर के आगाज से लेकर एंड तक जिस स्कीम में पढ़ेंगे उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर शकील अहमद खान फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जड़ावाला और ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है ताकि आपको ओरिएंटेशन सेशन के दौरान मुफीद मालूमात दी जा सके। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जड़ावाला में बीएस केमिस्ट्री, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस जियोग्राफी और बीएस फिजिक्स करवाया जा रहा है। लेकिन ये वीडियो इन तमाम बीएस के अलावा बाकी तमाम बीएस के लिए भी यकसा मुफीद हो सकती है। तो अब चूंकि हमने बीएस में सेमेस्टर सिस्टम में पहली दफा दाखिला लिया है तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेमेस्टर है क्या। सेमेस्टर बेसिकली एक स्पेसिफिक पीरियड होता है फॉर एकेडमिक एक्टिविटीज जिसके दौरान हम पढ़ते भी हैं, हम एग्जाम भी देते हैं और ये आमतौर पे एक सेमेस्टर 18 वीक पर मुश्तमिल होता है जिसमें तकरीबन 16 वीक स्टडीज के लिए और लेक्चर्स के लिए और इसके अलावा इस दौरान में क्विजेज और प्रेजेंटेशन वगैरह होती हैं और जबकि 2 वीक आमतौर पे एग्जामिनेशन जिसमें मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम शामिल होते हैं वो लिए जाते हैं। एक एकेडमिक ईयर आमतौर पे 2 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल होता है। इन 2 सेमेस्टर्स में एक को हम फॉल सेमेस्टर कहते हैं जो कि आप लोगों का जो अब स्टार्ट हो रहा है, जैसे 2023 से 27 सेशन के लिए जो इस वक्त पहला सेमेस्टर होगा वो फॉल सेमेस्टर है, जबकि दूसरा स्प्रिंग सेमेस्टर होगा। आमतौर पे इन दोनों सेमेस्टर्स के दरमियान में या एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग सेमेस्टर हमारे पास एक समर सेमेस्टर भी एनरोल करवाया जा सकता है। इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम होती है लेकिन क्रेडिट आवर पूरे कर लिए जाते हैं बाय एडिंग मोर वर्किंग आवर्स। हर सेमेस्टर के अंदर तकरीबन 15 से 18 क्रेडिट आवर्स को पढ़ा जाता है। अब एक सेमेस्टर में 15 क्रेडिट आवर या 18 क्रेडिट आवर का क्या मतलब है इसको भी हम देखेंगे। तो एक क्रेडिट आवर क्या चीज है? एक क्रेडिट आवर का मतलब यह होता है कि ये एक लर्निंग थ्योरी कोर्स और प्रैक्टिकल एक खास ड्यूरेशन जो एक सेमेस्टर के अंदर हमें पूरी करनी होगी उसको हम क्रेडिट आवर का नाम देते हैं। 1 क्रेडिट आवर का मतलब होता है कि थ्योरी का अगर हम एक वीक में 1 आवर स्टडीज के लिए मुख्तस करेंगे तो ये 1 क्रेडिट आवर होगा। आमतौर पे जो कोर्सेज हमारे पास होंगे वो 3 क्रेडिट आवर या 4 क्रेडिट आवर्स के होंगे और थ्योरी के 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब होगा कि पर वीक हमें 3 आवर्स देने होंगे स्टडीज के लिए। तो आमतौर पर ये 1-1 घंटे के 3 पीरियड हो सकते हैं 3 मुख्तलिफ दिनों में या 1.5 घंटे के 2 पीरियड भी हो सकते हैं 2 मुख्तलिफ दिनों में। डिपेंड करता है कि हमारे टाइम टेबल में किस तरीके से एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर हमारे पास ये प्रैक्टिकल का पीरियड हो तो लैब कोर्स के लिए ये 2 to 3 आवर्स कॉन्टैक्ट आवर्स जिनको हम कहेंगे वो हमारे पास 1 क्रेडिट आवर के बराबर होंगे। मतलब ये कि अगर हम 2 घंटे लैब में वर्क करेंगे तो हमारा 1 क्रेडिट आवर होगा पर वीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास थ्योरी का पीरियड है 1 क्रेडिट आवर तो 1 घंटा पर वीक और अगर ये प्रैक्टिकल का या लैब कोर्स का पीरियड है तो ये 2 घंटा पर वीक 1 क्रेडिट आवर के बराबर होगा। अब बाज़ औक़ात हमारे पास मिक्स्ड किस्म का कोर्स आ जाता है जिसमें 3 क्रेडिट आवर अगर थ्योरी के हैं 1 क्रेडिट आवर प्रैक्टिकल का है तो उसके मुताबिक हमें एडजस्ट करना होगा टाइम टेबल के मुताबिक। अब इसको लिखने के लिए हम आमतौर पे जैसे आपको स्लाइड पे नजर आ रहा होगा कि 3 और पैरेंथेसिस के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर 3
0 लिखा हुआ है। तो अब अगर इसको देखें तो 3 इंटू 3 30 का मतलब ये होगा कि हमारे पास 3 टोटल क्रेडिट आर हैं और इस 3 क्रेडिट आर में 3 ही थ्योरी के पीरियड होंगे या 3 क्रेडिट आर टोटली मुख्तसर है थ्योरी के लिए। और डैश के बाद जो 0 लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये प्रैक्टिकल का पीरियड है और इस कोर्स के लिए जिसमें 3 इंटू 3-0 लिखा हुआ है कोई भी प्रैक्टिकल का पीरियड नहीं है, यानी ये सारे के सारे थ्योरी के पीरियड हैं। इसी तरह अगर लिखा हुआ है 4 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3-1, इसका मतलब यह है कि टोटल कोर्स हमारे पास 4 क्रेडिट आवर पर मुश्तमिल है जिसमें 3 क्रेडिट आवर थ्योरी के लिए मुख्तस होंगे जबकि 1 क्रेडिट आवर प्रैक्टिकल के लिए होगा। इसी तरीके से कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो प्योरली लैब कोर्स होते हैं, जैसे कि 3 इंटू 0-3 लिखा हुआ है अगर, तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है लेकिन इसमें थ्योरी का 0 पीरियड, मतलब कोई पीरियड थ्योरी का नहीं है बल्कि तीनों के तीनों पीरियड हमारे पास लैब कोर्स के हैं। और अल्टीमेटली लैब कोर्स के पीरियड 1 क्रेडिट आवर का मतलब होगा कि वीक में हमारे पास 2 कॉन्टैक्ट आवर उस पर मुश्तमिल होगा और 3 क्रेडिट आवर का मतलब यह होगा कि वीक में हमें 6 घंटे लैब में सर्व करना होंगे। अब आमतौर पे जब क्रेडिट आवर दिए जाते हैं तो ये एक क्रेडिट आवर 20 मार्क्स के इक्विवेलेंट टोटल मार्क्स लिए जाते हैं जिसका एग्जाम होना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्रेडिट आवर का मतलब ये होगा कि हमारे पास 60 मार्क्स का पेपर होगा। अगर 4 क्रेडिट आवर है तो इसका मतलब 80 मार्क्स का पेपर होगा। और अगर 4 क्रेडिट आवर में 3 क्रेडिट आवर थ्योरी की और 1 क्रेडिट आवर प्रैक्टिकल का है तो इसका मतलब ये होगा कि 60 मार्क्स थ्योरी के पेपर के जरिए एवेल्युएट किए जाएंगे और 20 नंबर का प्रैक्टिकल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अगर हम कोर्स नोमेनक्लेचर की बात करें तो आपको टाइम टेबल शेयर किया गया है और टाइम टेबल में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट के कोर्स को पहले 3 कैपिटल लेटर्स के साथ, उसके बाद डैश लगी हुई है और उसके बाद 3 नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम आमतौर पे कोर्स कोड का नाम देते हैं और कोर्स कोड के आगे कोर्स टाइटल लिखा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहां पे अगर देखें तो अगर PHY 301 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 3 पहले कैरेक्टर PHY फिजिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और डैश 301 उसका नंबर जो भी यूज किया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो इसके खास कोड को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके आगे कॉलम के बाद एक पूरा नाम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैकेनिक्स 1 लिखा हुआ है तो इट मींस कि हमारे पास ये एक फिजिक्स का कोर्स है जिसका कोड 301 है और इसका टाइटल मैकेनिक्स 1 है। और आगे इसके अगर देखा जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 3 डैश, अगर इस तरीके से लिख लिया जाए कि 3 इंटू 3-0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है जो कि थ्योरी की कोर्सेज पर मुश्तमिल होगा। तो इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है ENG-321 तो इसका मतलब यह है कि ये इंग्लिश का कोर्स होगा जिसका कोड 321 होगा और इसका टाइटल फंक्शनल इंग्लिश होगा। इसके भी कोई स्पेसिफिक क्रेडिट आवर होंगे जो कि आपने टाइम टेबल में देखा होगा कि लिखे हुए हैं। एक और एग्जांपल अगर देख लें तो CHM-302 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कोर्स का कोड है और उसका टाइटल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक कन्वेंशन ये है कि आमतौर पे जो ऑड नंबर्स हैं जैसे 301 है 321 है ये ऑड सेमेस्टर्स के अंदर, और इसी तरीके से जो इवन कोड है जैसे 302 वगैरह ये इवन सेमेस्टर के अंदर। ऑड सेमेस्टर से मतलब पहला, तीसरा, 5वां, 7वां सेमेस्टर है, जबकि इवन सेमेस्टर का मतलब होगा दूसरा, चौथा, छठा और 8वां सेमेस्टर है। तो इसका मतलब यह है कि हमें इससे यह भी पता चल जाता है कि ये कोर्स ज्यादातर चांस किस सेमेस्टर में होने के हो सकते हैं जिसमें हम जाके उसको एनरोल करवाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास DC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से कोर्स कोड अलॉट किए गए हैं
उसमें आमतौर पे 300 वाले कोर्सेज फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हैं, 400 वाले 4 और 5 सेमेस्टर में, और 500 वाले 4 सेमेस्टर में, और फिर 500 वाले 5th सेमेस्टर में, एंड 7th और 8th सेमेस्टर में जाके 600 वाले कोर्सेज एनरोल करवाए जाते हैं। तो ये कुछ कोर्स नॉमेनक्लेचर की बात की हमने की, और जिसमें हमने कोर्स कोड और कोर्स टाइटल के हवाले से बात की। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास बीएस प्रोग्राम है, ये आमतौर पे जितने भी सेमेस्टर हैं वो तमाम के तमाम तकरीबन 15 से 18 क्रेडिट आवर पर मुश्तमिल होते हैं। यानी हर सेमेस्टर में हमें तकरीबन 15 से 18 क्रेडिट आवर पढ़ने होंगे, और बाज़ सूरतों में जब हमें कोई सब्जेक्ट फेल हो जाता है तो एक सेमेस्टर के बाद उसको दोबारा हमें एनरोल करवाना होता है, तो उनको हम रिपीट या रीसेट कोर्सेज का नाम देते हैं। तो रिपीट और रीसेट की मैक्सिमम तादाद किसी एक सेमेस्टर में 6 हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल कोर्स एक सेमेस्टर में एनरोल हो सकते हैं वो 21 से 24 तक हो सकते हैं। यानी अगर आप एक नॉर्मल सेमेस्टर की बात करें तो आप 15 से 18 कोर्सेज क्रेडिट आवर एनरोल करवाएंगे, लेकिन अगर आप को खुदा ना खास्ता कोई सप्लीमेंट्री या रीसेट या इंप्रूव करने के लिए कोर्सेज को एनरोल करवाना पड़ता है तो उसमें 6 कोर्सेज की और ऑप्शन हो सकती है, इसलिए मैक्सिमम आपके पास 24 की ऑप्शन हो सकती है। तो इसके लिए एनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जिन पेपर्स का एग्जाम देना है उसको पहले सेमेस्टर के आगाज में एनरोल करवाना होता है, और ये हम आमतौर पे विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस करवाते हैं। यानी जब अब आपकी क्लासेस अगर शुरू हुई हैं तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमने इन कोर्सेज को एनरोल करवाना है। अब इन कोर्सेज को एनरोल करवाएंगे तो ये हमारे इसके लिए हमें एक एग्जामिनेशन फीस भी पे करना होगी यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी वाउचर निकलेगा और वो आप लोगों को बैंक में फीस पे करना होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में आमतौर पे कॉलेजेस की तरफ से खुद जमा करवा दी जाती है या आपको वाउचर निकाल के दे दिए जाते हैं। जबकि अगर हमने इसमें कोई रिपीट या रीसेट कोर्सेज या इंप्रूवमेंट, जिसको हम री एनरोलमेंट, कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो विद इन रेजिडेंशियल पीरियड ऑफ द डिग्री है, उसको अगर हमने करना है तो उसके लिए आपसे फीस भी ली जाएगी। यानी अगर आपने सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना है, फर्ज करें कि तीसरे सेमेस्टर में पहुंच गए हैं और पहले सेमेस्टर में खुदा ना खास्ता आपका कोई पेपर फेल था, तो उसको आपने दोबारा एनरोल करवाना है, तो उसके लिए आमतौर पे फीस ली जाती है। और ये इस वक्त जो फीस का शेड्यूल चल रहा है वो तकरीबन 1000 रुपया पर कोर्स, जो कि 3 क्रेडिट आवर का कोर्स आमतौर पे लिया जाता है, वो फीस चार्ज की जाती है। इसी तरीके से अगर आप किसी भी कोर्स को एनरोल करवाते हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द आफ्टर द रेजिडेंशियल पीरियड, मतलब आपके 8 सेमेस्टर्स अगर आपका रेजिडेंशियल पीरियड है कोर्स का, उसके बाद आपने किसी कोर्स को एनरोल करवाना है तो उसके लिए आपको पूरे सेमेस्टर की फीस देनी पड़ेगी, हाँ आप उसको सिर्फ एक कोर्स एनरोल करवाते हैं। इसके बाद आप जब मुख्तलिफ कोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें से कुछ डेफिशिएंसी कोर्सेज आते हैं। डेफिशिएंसी कोर्सेज क्या होते हैं? जब आपने बहुत सारे कोर्सेज एनरोल करवाने हैं, उनमें से कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, लेकिन आपको उनकी जरूरत होती है टू कंप्रीहेंड योर सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए जिन सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी की तरफ से या बोर्ड ऑफ स्टडीज की तरफ से रिकमेंड किया जाता है और वो कोर्सेज आपने पहले नहीं पढ़े हुए, एफएससी में आपने नहीं पढ़े हुए, तो आप लोगों को वो पढ़ने होंगे, तो उन कोर्सेज को हम आमतौर पे डेफिशिएंसी कोर्सेज का नाम देते हैं। डेफिशिएंसी कोर्सेज का मतलब आप सिंपल ये कह सकते हो कि प्रोग्राम ऑफ स्टडी ही शी मे रिक्वायर टू रेक्टिफाई द डेफिशिएंसी बाय टेकिंग एडिशनल कोर्सेज एज डिटरमाइंड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल बोर्ड ऑफ स्टडीज। तो ये डेफिशिएंसी कोर्सेज आप रेगुलर सेमेस्टर में भी एनरोल करवा सकते हैं और उसके साथ साथ समर सेमेस्टर के अंदर भी एनरोल किए जा सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत अहम पैरामीटर जो जरूरत होती है स्टूडेंट्स को जानने की, वो होती है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप अगर एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो एक एफिलिएटेड कॉलेज से दूसरे एफिलिएटेड कॉलेज में किस तरीके से माइग्रेट करवा सकते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप पहले साल के दौरान माइग्रेशन नहीं करवा सकते। मतलब ये कि आपको 2 सेमेस्टर जिस कॉलेज में भी आपने दाखिला लिया है उसी कॉलेज में रहना होगा। अब 2 सेमेस्टर के बाद अगर आपकी जीपीए मिनिमम 2 है तो आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से एनओसी लेने के बाद आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अगर सीट मौजूद है तो आप वहां पर माइग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खास कंडीशन में जब आपको लगता है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे या कोई ऐसे प्रॉब्लम है जिससे आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर अटेंडेंस वो पूरी नहीं हो सकती या आपको मुसलसल गैर हाजिर होना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन होती है टू फ्रीज द सेमेस्टर। ये पहली बात तो ये है कि पूरी डिग्री में एक दफा ऑप्शन मिलती है और इस सेमेस्टर को फ्रीज करवाने का मतलब ये होगा कि आपने सेमेस्टर को रोक दिया है, जहां पे है वहीं पे है और नेक्स्ट आपने एक सेमेस्टर का अगर फ्रीज करवाना होगा, लेकिन वो एक सेमेस्टर फ्रीज होगा लेकिन आपका गैप 2 सेमेस्टर का पड़ेगा। मतलब ये कि आप अपने जूनियर बैच के साथ दोबारा उसी सेमेस्टर को ज्वाइन करेंगे। अब इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई सॉलिड रीजन हो टू फ्रीज द सेमेस्टर जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली बात यह है कि आपने फाइनल एग्जाम से पहले आमतौर पे कहा जाता है कि मिड से पहले आपने इसको फ्रीज करवाने के लिए अप्लाई करना होता है और इसके लिए कोई सॉलिड रीजन जैसे कोई सिकनेस है या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टूडेंट है वो वहां पे मेंशन करने होंगे। और आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट टू एंड देन द यूनिवर्सिटी आपका सेमेस्टर फ्रीज हो जाएगा और ये फैसिलिटी आप एक दफा ही अवेल कर सकते हैं और ये फैसिलिटी मैक्सिमम 2 सेमेस्टर्स के लिए आपके पास आएगी और 1 साल के बाद अगर आप उसको ज्वाइन करने के काबिल नहीं हुए तो इसका मतलब यह है कि आपको डिग्री छोड़ना पड़ेगी। तो डीफ्रीज करने के लिए आपको 2 सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर के एंड पे दोबारा अप्लाई करना होगा और उसके सूरत में आपने दूसरे सेमेस्टर की भी एक स्पेसिफिक बेंच फीस पे करनी होगी जो कि आमतौर पे जिसको हम गैप पीरियड की फीस कहते हैं वो देनी होगी और जूनियर बैच के साथ आप दोबारा उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा ड्यूरिंग द सेमेस्टर जो हमारे पास स्टूडेंट के बोनाफाइड स्टूडेंट का स्टेटस होता है वो नहीं होगा। यानी अगर आप फर्ज करें कि आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए बोनाफाइड स्टूडेंट का कि आप इस कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको ड्यूरिंग द फ्रीज्ड सेमेस्टर आपको नहीं मिलेगा। द रीजन इज कि आप उस वक्त बाकायदा तौर पे कॉलेज के स्टूडेंट नहीं होंगे और जब आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो आप दोबारा उसके स्टूडेंट कंसिडर किए जाएंगे। पहले सेमेस्टर की जो आपने फ्रीज करवाना है उसकी आपने पूरी फीस पे करनी होगी, जबकि जो गैप सेमेस्टर होगा उसकी एक स्पेसिफिक फीस होगी वो आपने पे करनी होगी और वो पे करने के बाद आपका डीफ्रीज का प्रोसेस हो सकेगा। और डीफ्रीजिंग के लिए आपको कम से कम 2 वीक पहले सेमेस्टर के आगाज से 2 वीक पहले आपको अप्लाई करना होगा। और अगर आपने किसी सब्जेक्ट को इंप्रूव करना है, फर्ज करें कि आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ग्रेड कम है, सी ग्रेड है या डी ग्रेड है और आपको लगता है कि उसको मैं इंप्रूव करना चाहता हूं तो उसके लिए हमारे पास जरूरी है कि अगर तो एफ ग्रेड है तो लाजमी तौर पर उसको रिपीट करना ही होगा, क्योंकि आपकी डिग्री में जिस सेमेस्टर के अंदर आपका एफ ग्रेड होगा वो लिखा जाएगा और जो जब आप उसको पास करेंगे तो उस सेमेस्टर में भी मेंशन होगा कि ये सेकंड अटेम्प्ट में पास हुआ है। तो इट मींस कि आपका एफ ग्रेड अगर है तो वो लिखा जाएगा। अगर आपने इंप्रूव करना है कि जो ग्रेड आपने बिलो सी किया है तो ऐसी सूरत में आप वहां पे रिपीट लिखा मेंशन होगा ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। यानी आपने फर्ज करें कि एक कोर्स को रिपीट किया इंप्रूव करने के लिए तो वहां पे भी रिपीट लिखा या सेकंड अटेम्प्ट का लिखा हुआ आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर होगा। और इसके लिए 2 चांसेस दिए जाते हैं किसी भी
प्रोग्राम के अंदर कि आप अपने किसी सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकें या रिपीट कर सकें। अब बहुत ही अहम पॉइंट यहां पे है क्लास अटेंडेंस का। अगर हम क्लास अटेंडेंस की बात करें तो आमतौर पे आपकी क्लासेस अगर हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन हो रही हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास बहुत थोड़ा मार्जिन होता है गैर हाजिरी का, क्योंकि एक तो कोर्स बहुत तेजी से चल रहा होता है। सेमेस्टर के अंदर 16 वीक के अंदर हमने कोर्स को कवर करना होता है, और अगर इस दौरान में आपका कोर्स कवर नहीं हो पाता तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्जाम का पेपर आएगा वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हर दिन एक अच्छा खासा कोर्स हर सब्जेक्ट का आगे बढ़ चुका होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा माइंडफुल रहना होगा कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से 75% अटेंडेंस की कंडीशन है। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप एग्जाम में बैठने के अहल नहीं होंगे। कॉलेज आपका दाखला रोक सकता है, आपको एग्जाम देने से रोक सकता है, और इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होती। लेकिन खास कंडीशन में 5% डीन ऑफ फैकल्टीज की रिकमेंडेशन के साथ और एक्स्ट्रा 5% वाइस चांसलर की रिकमेंडेशन के साथ बाज़ औक़ात अगर खास हार्डशिप केसेस में प्रॉब्लम्स की सूरत में ये दी जा सकती है। लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है तो यकीन मान लें कि आपका दाखला एग्जाम में बैठना, एग्जाम को पास करना काफी मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई ऐसे कंडीशन आ जाती है जो बियॉन्ड हिज कंट्रोल है और जिसको सिकनेस हो गया, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गया या कोई ऐसा इशू आ गया जो वाकई इस बात को इंश्योर करता है कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो वो उसके लिए वो लीव को अप्लाई कर सकता है। मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो लीव्स अप्लाई की जा सकती है उसकी एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है। लेकिन अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी, लीव के बाद भी वो अगर अपनी अटेंडेंस को 75% मेंटेन नहीं कर पाता तो इसका मतलब वो एग्जाम में बैठने का अहल नहीं होगा। एंड इफ द लीव इज लॉन्गर देन ए स्पेसिफाइड पीरियड, कि अगर एक लीव किसी खास पीरियड से मखसूस पीरियड से ज्यादा है, देन द स्टूडेंट में अप्लाई टू फ्रीज द सेमेस्टर। जो सबसे आसान तरीका है कि अगर आपको लग रहा है कि आप 6 माह या 7 माह या 8 माह या 3 माह मुसलसल कोई सेमेस्टर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो बेहतर यह है कि आप लोग सेमेस्टर को फ्रीज करवा लें। और लेकिन ये भी याद रखिएगा कि फ्रीजिंग की ऑप्शन भी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही मिलती है। उसके बाद एग्जामिनेशन, अगर हम देखें तो हमारे पास सेमेस्टर सिस्टम के अंदर मुसलसल एग्जामिनेशन चलता रहता है। अब वो एग्जामिनेशन दो तरह से होते हैं। एक वो एग्जामिनेशन होते हैं जो क्लास में कंटिन्यूस एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की प्रेजेंटेशन होती हैं, जिसमें असाइनमेंट्स होती हैं, मिड टर्म एग्जाम होता है और इसी तरह एक फाइनल टर्म एग्जाम होता है। और इसके लिए यूनिवर्सिटी एक खास स्पेसिफिक फी लेती है और वो फी हमें थ्रू बैंक वाउचर जमा करवानी पड़ती है विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। अगर हम उस पीरियड से ओवर करेंगे तो उसके लिए खास जुर्माना भी होता है। तो एक जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं उसमें टोटल 30% ऑफ द टोटल मार्क्स वो कॉलेज मैनेज करता है, जबकि 70% फाइनल टर्म एग्जाम जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट किया जाता है वो उसमें आते हैं। अब वो जो टोटल 30% है उसमें भी 10% मार्क्स आमतौर पे असाइनमेंट और क्विज़ेस के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए लिए जाते हैं, जबकि बाकी रिमेनिंग 20% मार्क्स का मिड एग्जाम लिया जाता है, तो जिसमें आपको लाजमी तौर पे अपीयर होना जरूरी है। अगर आप किसी वजह से मिड और फाइनल मिड टर्म एग्जाम अपने स्पेसिफाइड टाइम पर नहीं दे पाते तो विद द कंसेंट ऑफ योर रिस्पेक्टिव प्रोफेसर आप बाद में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन फाइनल टर्म एग्जाम जो यूनिवर्सिटी का शेड्यूल है उसके अलावा आप नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये हुआ
कि एग्जामिनेशन में अगर आप फाइनल टर्म में अपीयर नहीं होते तो आप किसी भी सूरत में पास नहीं होंगे। अब जो वेटेज आमतौर पे दी जाती है तो मुख्तलिफ हमारे पूरी डिग्री की, तो उसमें देखा जाए तो मिनिमम क्रेडिट आवर हमारे पास 130 क्रेडिट आवर्स हैं और 4 सालों के दौरान हमने ये तकरीबन 130 क्रेडिट आवर पूरे करने होते हैं, जिसमें 8 सेमेस्टर इंक्लूडिंग समर सेमेस्टर भी हम अगर कर लें तो वो लिए जा सकते हैं। जबकि मैक्सिमम पीरियड इस डिग्री का हमारे पास 6 एकेडमिक ईयर हो सकता है, यानी आपको 4 से 6 साल के दरमियान इस डिग्री को पूरा करना होगा विद 130 क्रेडिट आवर पास। लेकिन अगर 6 साल से बियॉन्ड जाती है डिग्री तो उस सूरत में आपको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। तो जो एग्जामिनेशन और उसकी वेटेज की अगर हम बात कर लें तो एग्जामिनेशन में मिड टर्म के एग्जाम 20% होते हैं, जिसका जो एग्जाम लिया जाता है वो आमतौर पे 1 से 1.5 घंटे के दौरान लिया जाता है। 10% जो मिनिमम 2 असाइनमेंट्स या क्विज़ेस या प्रेजेंटेशन पर मुश्तमिल होता है वो 10% वो लिए जाते हैं। फाइनल एग्जाम 20% ऑफ मिड कोर्स भी उसमें शामिल होने के बाद जो लिया जाता है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का पेपर होता है और इस तरीके से हमारे पास 100% टोटल वेटेज इसकी एग्जामिनेशन की बनती है। अब ये याद रखना है कि हमारे पास जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर अगर हमें पास होना है तो उसके लिए 40% हासिल करना जरूरी है। और अगर हम 40% से बिलो किसी भी कोर्स में हासिल करेंगे जिसमें मिड सेशनल, जिसको हम 10% कह रहे हैं, क्विज़ेस और असाइनमेंट को उसको हम सेशनल मार्क्स भी कहते हैं, तो मिड टर्म के मार्क्स, सेशनल मार्क्स और उसके साथ साथ फाइनल के मार्क्स, अगर लेट्स सपोज कि 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 60 टोटल मार्क्स होंगे। अगर उन 60 मार्क्स में मिड और सेशनल के निकाले जाएं तो वो 18 नंबर बनते हैं, जिसमें 12 नंबर आमतौर पे मिड एग्जाम के और 6 नंबर क्विज़ेस और असाइनमेंट्स के होते हैं। और बाकी जो 42 मार्क्स हैं वो आ जाएंगे फाइनल एग्जाम के लिए। अब अगर फर्ज करें कि फाइनल एग्जाम हमारे पास 100 नंबर का आता है तो वो 42 मार्क्स में स्केल डाउन करके आपके फाइनल में ऐड किए जाते हैं। अब जो भी हमारे पास परसेंटेज आएगी, टोटल परसेंटेज आएगी, उसको हम आमतौर पे राउंड ऑफ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 52.1% या 52.9% है तो दोनों सूरतों में हम उसको 53% कंसिडर करेंगे और उसकी बेस पे आपको एक अल्फाबेटिकली ग्रेड दिया जाता है। अब अगर हम इसके मेजर ग्रेडिंग की बात करें तो उस सूरत में ए ग्रेड 85% और अबव, यानी अगर आपके 60 मार्क्स में से 85% मार्क्स है उससे ज्यादा हैं तो उस सूरत में आपको ए ग्रेड मिलेगा। बी ग्रेड मिलेगा अगर आपके मार्क्स 65% या 85 के दरमियान है, और अगर सी ग्रेड की बात करें तो 50 और 60 के दरमियान जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो सी ग्रेड होगा, जबकि डी ग्रेड 40% की सूरत में हासिल होगा। और अगर हम डी ग्रेड से नीचे आते हैं तो डायरेक्टली वो एफ ग्रेड कहलाएगा, विच इज फेल। इसका मतलब यह है कि 40% से अगर आपके नंबर कम है तो आप उस कोर्स में फेल कंसिडर होंगे एंड यू हैव टू रीसेट दैट स्पेसिफिक कोर्स। और बाज़ औक़ात हम किसी भी सेमेस्टर के दौरान किसी कोर्स को विड्रॉ कर लेते हैं, हम किसी वजह से फाइनल एग्जाम नहीं दे पाए और हम उसको स्पेसिफिकली कह देते हैं, अप्लाई करके उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस सूरत में आपको वो कोर्स इनकम्प्लीट कोर्स कहलाएगा और आपके जो रिजल्ट कार्ड पे वो इनकम्प्लीट आई के लेटर के साथ लिखा जाएगा, जिसको आप बाद में एग्जाम देके कंप्लीट करेंगे। अब ग्रेडिंग की अगर हम इस हवाले से और बात करें तो ग्रेड हमारे पास कुछ और सब ग्रेड्स की सूरत में भी दिए जाते हैं। जैसे अगर ए ग्रेड है तो उसके लिए हम जीपीए, जिसको हम ग्रेड पॉइंट एवरेज का नाम देते हैं, तो ए ग्रेड का जीपीए हमारे पास 4 होगा जो कि 85 और अबव परसेंटेज पे हासिल होगा। अगर हम 80 से 84% यानी 80% से ऊपर और 84% तक बात करें तो ये 3.75 से लेकर 3.95 के दरमियान में, जिसको हम आप अगर जीसी यूनिवर्सिटी की प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके देखें तो वहां पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपको वो ग्रेड पॉइंट वैल्यूज नजर मिल जाएंगी।
तो वो हमारे पास ए नेगेटिव ग्रेड होगा। इसी तरह बी पॉजिटिव ग्रेड, बी नेगेटिव ग्रेड एंड सो ऑन। ये हमारे पास ग्रेडिंग की यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से वैल्यूज दी जाती हैं। तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज हैं जिनको हम मुख्तलिफ ग्रेड पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्रेड पॉइंट डिटरमिन करने के लिए जो परसेंटेज मार्क्स होंगे, और अगर हम परसेंटेज मार्क्स की बात कर लें तो यहां पे आपको लेट्स से कि 40, 41, 42, 43 इसके लिए आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी जीपीए की या ग्रेड पॉइंट की, वो मिलेगी 1 से लेकर 1.4 तक। और इसी तरीके से सी, ये हमारे पास डी ग्रेड के लिए आ गया। ये सी प्लस के लिए अगर हमारे पास 55 से 59 के दरमियान, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये मिल जाएगी। और इसी तरीके से ये हमारे पास ए नेगेटिव के लिए 80 से लेकर 84 तक अगर हमारे पास परसेंटेज आती है, तो उसके लिए जीपी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वो 3.75 से लेकर 3.95 तक होगी। और अगर हमारे पास 85% और उससे ऊपर नंबर हो जाते हैं, तो उस सूरत में जीपी की वैल्यू यानी ग्रेड पॉइंट की वैल्यू डायरेक्टली 4 होगी। वो 85 से लेकर 100% तक सारी सेम ही रहेगी। तो इस तरीके से हम जीपी या ग्रेड पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस टेबल। अब जीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या होगा? ग्रेड पॉइंट एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जितने भी ग्रेड पॉइंट बनेंगे, लेट्स से कि हमारे पास एक अगर हम बात करें इसकी यहां पे इस टेबल की, तो फर्ज करें कि हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जिसके ग्रेड पॉइंट बनते हैं हमारे पास 3.3। ये हमारे पास जीपी या ग्रेड पॉइंट है। अब इन 3.3 को आपने क्रेडिट आवर से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो 3.3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 9.9 हमारे पास इसकी जीपीए आ जाएगी। अब ये जीपीए एक कोर्स की होगी। और इस तरह अगर हमारे पास 5 कोर्सेज हैं किसी भी सेमेस्टर के अंदर, तो वो 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 करते करते टोटल हमारे पास सब का सम करेंगे और हम उसको टोटल क्रेडिट आवर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास जीपीए आ जाएगा। इसी तरीके से ये जीपीए किसी एक सेमेस्टर का होगा, इसको हम आमतौर पर सेमेस्टर जीपीए का नाम भी दे देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक सीजीपीए होता है जो कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होती है। अब कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज पूरी डिग्री के लिए या हर 2 सेमेस्टर्स के बाद हमारे पास सीजीपीए कैलकुलेट की जाती है, और उसको भी हमारे पास जीपी इंटू क्रेडिट आवर, जीपी के साथ हम जब क्रेडिट आवर को मल्टीप्लाई करते हैं कि एक कितने हुए, जितने भी कोर्सेज हैं तमाम को उसको टोटल क्रेडिट आवर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये सीजीपीए कैलकुलेट की जाती है। इस काम के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक समझने वाला काम है और लंबा काम है, तो इस हमारी वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो इनको कैलकुलेट करने के लिए बनाऊंगा। उसके बाद जीपीए रिक्वायरमेंट क्या होगी कि किसी भी सेमेस्टर के एंड पे, हर एकेडमिक ईयर के एंड पे हमें खास जीपीए से, अगर सीजीपीए से अगर हमारी सीजीपीए कम है तो हमारे ड्रॉप आउट होने के चांसेस होंगे। मिसाल के तौर पे आफ्टर द फर्स्ट ईयर हमें कम से कम 1.70 जीपीए हासिल होना चाहिए। अब ये 1.70 सीजीपीए अगर नहीं है तो हम ड्रॉप आउट हो जाएंगे, यानी पहले और दूसरे सेमेस्टर के एंड पे हमारे पास जो उस वक्त हमारी जो सीजीपीए बननी चाहिए वो 1.70 होनी चाहिए, और सेकंड के एंड पे हमारे पास 2, और थर्ड के एंड पे 2.25, और इसी तरीके से एट द एंड ऑफ फोर्थ एकेडमिक ईयर 2.50। अगर हमारी सीजीपीए नहीं है तो हमारी डिग्री कंप्लीट होने के बावजूद, डिग्री का ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बावजूद हम इस अहल नहीं होंगे कि हमें बीएस की डिग्री हासिल हो सके। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास डिग्री रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास फाइनल सीजीपीए 2.5 या उससे ज्यादा हो। ये था आज का हमारा ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें हमने ये देखा
कि किस तरीके से हम पूरे सेशन के दौरान ये चीजें देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन नई भी मिली होंगी और कुछ आप लोग जो पहले जानते होंगे वो रिवाइज हो चुकी होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये सफर खुश उसलूबी से गुजरे और आप लोग खुश उसलूबी से अपनी डिग्री के पाया तकमील पहुंचा सकें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।